हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 45 है और आज इस क्लास में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम मौर्य काल के उद्योग, व्यापार और हमारे जो व्यापारी संगठन हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कि मौर्य काल में जो उद्योग और व्यापार किस प्रकार से होता था, उनकी स्थिति कैसी थी। मौर्य काल में जो व्यापार और वाणिज्य की मतलब स्थिति अच्छी थी। जो मौर्य काल में जो प्रधान उद्योग था, जिसका बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग होता था, वो था सूत काटना व कपड़ा बुनना। सूत काटना व कपड़ा बुनना मौर्य काल का प्रमुख उद्योग था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सूती वस्त्र उद्योग के जो हमारे केंद्र थे मौर्य वंश में, वो थे मदुरा, कलिंग, काशी, उपरांत बंग और वत्स। तो ये इन क्षेत्रों पर सूती वस्त्र का उद्योग होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में कुछ वस्त्र पाए गए थे, जैसे दुकूल वस्त्र। जो दुकूल वस्त्र होता था वो श्वेत मतलब सफेद व चिकना वस्त्र होता था। नेक्स्ट है हमारा श्रोम वस्त्र, और श्रोम वस्त्र एक प्रकार का रेशमी वस्त्र होता था। नेक्स्ट है हमारा कोसेय वस्त्र, और कोसेय वस्त्र रेशमी वस्त्र होते थे। तो ये कुछ वस्त्रों के प्रकार हैं जो मौर्य काल में मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में प्रमुख व्यापारी संगठन मतलब कुछ व्यापारियों ने कुछ अपने संगठन बनाए हुए थे। जैसे पहला है हमारा श्रेणी। श्रेणी जो संगठन था वो शिल्पियों का संगठन था, मतलब शिल्पियों का जो संगठन था उसे श्रेणी संगठन कहा जाता था। दूसरा है हमारा निगम, और निगम जो संगठन था वो व्यापारियों का संगठन था, मतलब सारे व्यापारियों का एक संगठन था, उसे निगम संगठन कहते थे। नेक्स्ट है हमारा संघ, और संघ जो था वो देनदारों व महाजनों का संगठन था जो पैसा ब्याज पर दिया करते थे। नेक्स्ट है हमारा सार्थवाह, और सार्थवाह था व्यापारियों के कारवा का प्रमुख। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि श्रेणी जो न्यायालय, श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठ कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अर्थशास्त्र के अनुसार, जो अर्थशास्त्र बुक है, अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है, अर्थशास्त्र के अनुसार जो ब्याज दर थी वो 15% थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में जो व्यापार होता था वो जल और स्थल मार्ग से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य काल में जो उद्योग होता था वो ज्यादा व्यापारिक जहाजों के निर्माण का उद्योग होता था, मतलब जो व्यापारिक जहाज मौर्य काल में बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आंतरिक व्यापार केंद्र, कि मौर्य काल में जो आंतरिक व्यापार केंद्र कौन कौन से थे, वो थे हमारे चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्याकुंभ, हस्तिनापुर, साकल और तक्षशिला। तो ये क्षेत्र थे जो आंतरिक व्यापार केंद्र थे। फिर आता है विदेशी व बृहद व्यापार केंद्र, जो मतलब मौर्य साम्राज्य से जो बाहर के क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था, वो थे हमारे सीरिया, फारस, मिस्र व अन्य पश्चिमी देश। तो ये थे हमारे आंतरिक व्यापार केंद्र व बाहरी व्यापार केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्यापारी कितना मुनाफा कमा सकते थे। तो व्यापारी 5% तो स्थानीय वस्तुओं पर और 10% विदेशी वस्तुओं पर मुनाफा कमा सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित
था, इससे ज्यादा व्यापारी शुल्क नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्यकालीन लोग जो थे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था उन्होंने अपनाई हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य काल में व्यापारिक नेता को सार्ववाहक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य कालीन समाज की स्थिति कैसी थी मौर्य काल में। जैसे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वह कौटिल्य के अनुसार, जो कौटिल्य था, चाणक्य था, चाणक्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया हुआ था। पहला है हमारा ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों को विशिष्ट स्थान दिया हुआ था और इनकी जो भूमि होती थी वो भूमि कर मुक्त होती थी, मतलब उस पर कोई भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था। दूसरा है हमारा क्षत्रिय, और क्षत्रिय जो था वो प्रशासन व सैनिक सेवा के लिए होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्य। जो वैश्य है, वैश्य व्यापार व कृषि के कार्यों में रहता था। नेक्स्ट है हमारा शूद्र, और शूद्र जो थे वो पशुपालन, कृषि व दास का कार्य किया करते थे। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के समाज जिन्हें अर्थशास्त्र में चाणक्य के द्वारा बांटा गया था। और ये जो 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, इनका जो उल्लेख मिलता है वो हमारे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में 10वें मंडल में 4 वर्णों का उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में दास प्रथा, मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। और अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। परंतु जो इंडिका बुक है जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, उसमें दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। दास प्रथा का उल्लेख सिर्फ अर्थशास्त्र में है, इंडिका में नहीं है। और मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मेगास्थनीज की जो बुक है उसमें जो मौर्य काल में समाज था उस समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया हुआ था, परंतु मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका में समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सबसे पहला जो वर्ग है वो है दार्शनिक व ब्राह्मण। दार्शनिक व ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना है। सेकंड है हमारा किसान, किसान सबसे बड़ा वर्ग होता था। तीसरा है हमारा पशुपालन, कि पशुपालन जो करते हैं, मतलब आखेटक, जिन्हें शिकारी भी कहते थे, आखेटक, गढ़रिया व घुमंतु कहा जाता था। कारीगर जो होते थे, जो कारीगर वर्ग था वो शिल्पी व व्यापारी होते थे। फिर आते हैं योद्धा व सैनिक, और योद्धा व सैनिकों की जो संख्या होती थी वो दूसरे स्थान पर है। सबसे बड़ी जो वर्ग है वो है किसानों का वर्ग, दूसरे पे सैनिक व योद्धा की संख्या होती थी। सिक्स्थ है हमारा निरीक्षक, और निरीक्षक जो थे वो गुप्तचर विभाग में होते थे। 7वां आता है सभासद, अमात्य व मंत्री। अमात्य व मंत्री जो होते थे ये राजा को सलाह देने के लिए होते थे। इनकी संख्या तो रहती थी कम, परंतु ये बहुत ही शक्तिशाली व प्रभावशाली होते थे। इनकी संख्या तो रहती थी कम, परंतु ये प्रभावशाली होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पर्दा प्रथा, कि पर्दा, जो महिलाएं होती थी वो पर्दा करके रहती थी, ये मौर्य काल में ये प्रथा थी। फिर आता है विधवा विवाह, जो सैनिक मर जाता था या जो महिला विधवा हो जाती थी उसके पूर्ण विवाह व विधवा विवाह का प्रचलन मौर्य समाज में था। नेक्स्ट आता है बहु विवाह का प्रचलन भी मौर्य समाज में था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, जो महिलाएं
घर से नहीं निकलती थी उन महिलाओं को अनिष्कासनी उन महिलाओं को अनिष्कासनी कहा जाता था। अनिष्कासनी वह महिलाएं होती थी जो घर से नहीं निकलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को, वह महिलाएं जो वैश्यावृत्ति करती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कलाओं में निपुण वैश्या गणिका कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि न्योज प्रथा का प्रचलन था। न्योज प्रथा वह प्रथा थी जिसमें महिला अपने पति की मंजूरी से दूसरे पुरुष के साथ संतान पैदा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महिलाओं को सेना में शामिल किया जाता था। मौर्य काल में जन्म मरण का पंजीकरण होता था। जैसे आज के समय में जन्म और मरण का पंजीकरण होता है, वैसे ही मौर्य समय में भी जन्म व मरण का पंजीकरण होता था। और इंडिका व अर्थशास्त्र बुक में भी जनगणना का उल्लेख मिला है और जनगणना के लिए ही जन्म व मरण का पंजीकरण होता था। जो शादी की उम्र थी मौर्य काल में, जो शादी की उम्र थी वो थी, लड़के की उम्र होती थी 16 साल, कम से कम 16 साल, और जो लड़की होती थी उनकी उम्र होती थी कम से कम 12 साल। लड़के की उम्र 16 साल और लड़की की उम्र 12 साल होती थी। चावल मुख्य खाद्यान्न था। वह मौर्य काल में जो धान की फसल होती थी उसे सर्वोत्तम फसल माना जाता था और गन्ने की फसल तो न्यूनतम फसल माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल के जो लोग थे वो अनुशासन व चोरी नहीं करते थे। इसका ये प्रूफ मिलता है कि क्योंकि मौर्य काल में घरों में लोग ताले नहीं लगाते थे। अर्थशास्त्र बुक में जो चाणक्य ने लिखी थी उसमें 27 अध्यक्षों का जिक्र हुआ है और ये 27 अध्यक्ष अमात्य व सचिव के नीचे कार्य करते थे। अमात्य या फिर सचिव जो सम्राट होता था, सम्राट को सलाह देता था। तो पहला है हमारा पैदल सेना प्रबंधन, और पैदल सेना प्रबंधन का जो अध्यक्ष होता था उसको पत्याध्यक्ष कहा जाता था। दूसरा है हमारा लेखन विभाग अध्यक्ष, और लेखन विभाग अध्यक्ष को अध्यक्ष कहते थे। तीसरा है हमारा मोहर या फिर पासपोर्ट विभाग अध्यक्ष, और पासपोर्ट विभाग अध्यक्ष को मुद्रा अध्यक्ष भी कहा जाता था। चौथा है हमारा खजाने का प्रधान, जो खजाने का प्रधान होता था उसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था। पांचवा है हमारा हाथियों का अध्यक्ष, और हाथियों के अध्यक्ष को हस्तायाध्यक्ष भी कहा जाता था। छठा है हमारा खान विभाग अध्यक्ष, और खान विभाग अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष भी कहा जाता है। सातवां है हमारा रथों का संचालन करने वाला अध्यक्ष, और रथों के संचालन करने वाले अध्यक्ष को रथाध्यक्ष भी कहा जाता था। आठवां है हमारा धातु विभाग अध्यक्ष, और धातु विभाग अध्यक्ष को लोहा अध्यक्ष भी कहा जाता था। नौवां है हमारा घुड़साल अध्यक्ष, और घुड़साल अध्यक्ष को अश्वाध्यक्ष भी कहा जाता था। घुड़साल होती है जहां पे घोड़े रहते हैं, तो घोड़ों की जो अध्यक्ष होता था, मतलब जो घोड़ों का जो विभाग था उसका जो अध्यक्ष था उसको अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। 10वां आता है हमारा मुद्रा विभाग अध्यक्ष, मतलब जो मुद्राओं का विभाग था उसका जो अध्यक्ष था उसको लक्षणाध्यक्ष भी कहा जाता था। 11वां आता है हमारा उद्योग धंधों का अध्यक्ष, और उद्योग धंधों के अध्यक्ष को खानाध्यक्ष भी कहा जाता था। 12वां आता है हमारा लवन विभाग का अध्यक्ष, और लवन विभाग के अध्यक्ष को लवनाध्यक्ष भी
कहा जाता था। 13वां आता है हमारा आभूषण विभाग का अध्यक्ष, और आभूषण विभाग के अध्यक्ष को सुवर्णा अध्यक्ष भी कहा जाता था। 14वां आता है हमारा भंडार विभाग का अध्यक्ष, और भंडार विभाग के अध्यक्ष को कोषागाराध्यक्ष भी कहा जाता था। 15वां आता है हमारा जलमार्ग का अध्यक्ष, और जलमार्ग के अध्यक्ष को नगराध्यक्ष भी कहा जाता है। मतलब जो जलमार्ग था मौर्य काल में, उसका जो अध्यक्ष था उसको नगराध्यक्ष भी कहा जाता था। 16वां आता है हमारा सुनाध्यक्ष, और सुनाध्यक्ष जो था वो बूचड़ खानों का अध्यक्ष था। बूचड़ खाने जहां पे पशु काटे जाते थे उसे बूचड़ खाना कहते हैं, और उसका जो अध्यक्ष था उसको सुनाध्यक्ष भी कहा जाता था। 17वां आता है हमारा भूमि अध्यक्ष, मतलब जो राजस्व भूमि होती थी, जो सरकारी भूमि होती थी, सरकारी भूमि का जो अध्यक्ष होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था, और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। 18वां आता है हमारा वैश्याओं के नियंत्रण अध्यक्ष, मतलब वह जो वैश्याओं का नियंत्रण रखता था वो अध्यक्ष, उस अध्यक्ष को कहते थे गणिका अध्यक्ष। 19वां आता है हमारा शराब विभाग अध्यक्ष। शराब विभाग अध्यक्ष को सुराध्यक्ष भी कहा जाता था। 20वां आता है हमारा कपड़े का अध्ययन करने वाला अध्यक्ष, मतलब जो कपड़े का अध्ययन करता था उसको सूत्राध्यक्ष भी कहा जाता था। 21वां है हमारा कर वसूलने वाला अध्यक्ष, मतलब जो कर वसूले जाते थे, जो विभाग था उस विभाग का जो अध्यक्ष था उसको शूलाध्यक्ष भी कहा जाता था। 22वां है हमारा बाजार व माप प्रमुख का अध्यक्ष, और बाजार व माप प्रमुख के अध्यक्ष को पोटवाध्यक्ष भी कहा जाता था। फिर आता है कि जो नगर का प्रधान होता था, नगर के प्रधान को नगराध्यक्ष भी कहा जाता था। 24वां आता है हमारा अस्त्र शस्त्र विभाग जो था, अस्त्र शस्त्र विभाग जो था और उसके जो अध्यक्ष था उस अध्यक्ष को आयुधगाराध्यक्ष भी कहा जाता था। 25वां आता है हमारा वन विभाग अध्यक्ष, और वन विभाग अध्यक्ष को कृपयाध्यक्ष भी कहा जाता है। 16वां आता है हमारा व्यापार का अध्यक्ष, जो व्यापार होता था उस व्यापार का जो अध्यक्ष होता था, जो प्रधान होता था, उसको पन्याध्यक्ष भी कहा जाता था। 27वां आता है हमारा चारागाह प्रधान, और चारागाह प्रधान को विविधाध्यक्ष भी कहा जाता है। 28वां आता है हमारा व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, और व्यापारिक जो मार्ग थे उनका जो अध्यक्ष था उसको संस्थाध्यक्ष भी कहते हैं। तो ये थे हमारे जो अर्थशास्त्र में जो विभिन्न प्रकार के अध्यक्ष बताए हैं जो सचिव के नीचे कार्य करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भूमि माप के लिए जो पैमाना होता था, भूमि मापने के लिए जो पैमाना होता था उसको निवर्तन कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अनाज माप के पैमाने को, जिससे अनाज मापा जाता था, उस पैमाने को द्रोण कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्षा माप के पैमाने को, जिससे वर्षा मापी जाती थी, उसको अरतनी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सती प्रथा के प्रमाण नहीं है। मौर्य काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिला है, परंतु जो यूनानी लेखक था मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में सती प्रथा का उल्लेख किया है, और मेगास्थनीज सती प्रथा को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लड़की का संपत्ति में अधिकार था। मौर्य वंश में लड़के के साथ साथ लड़की का भी संपत्ति में अधिकार था। अर्थशास्त्र जो बुक है, अर्थशास्त्र बुक में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। वो है हमारे, पहला प्रकार है ब्रह्म, दूसरा है प्रजापत्य, तीसरा प्रकार है आर्ष, चौथा है देव, पांचवा है गांधर्व, छठा प्रकार है असुर, सातवां प्रकार है राक्षस, और आठवां प्रकार है पिशाच। तो ये थे अर्थशास्त्र में जो 8 प्रकार के विवाह के प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट आता है कि जो अंतिम सबसे महान शासक जो था मौर्य वंश का,
अशोक के बाद जो मौर्य काल के उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए थे, और यह बताया जाता है कि अशोक के बाद 10 राजाओं ने मौर्य काल पे शासन किया था, जो मौर्य काल के शासक थे। पहला है कुणाल। जब अशोक की मृत्यु हो जाती है तो अशोक की मृत्यु के बाद अशोक का पुत्र कुणाल शासक बनता है। दूसरा बनता है, कुणाल के बाद बनता है बंधु पालित, और बंधु पालित को कुणाल का पुत्र बताया गया है पुराणों के अनुसार। तीसरा शासक बनता है फिर इंद्रपालित, और इंद्रपालित बंधु पालित का भाई होता है। चौथा बनता है दसोन, और दसोन इंदुपालित का पुत्र होता है। दशरथ, दशरथ जो था, दशरथ अशोक का पुत्र बताया जाता है, परंतु कुछ ग्रंथों में दशरथ को दसोन का पुत्र भी बताया जाता है। और चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश के शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय अपनाया था, और बिंदुसार के पुत्र अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था उपगुप्त के कहने पर। तो जो दशरथ था, दशरथ ने जैन धर्म को अपनाया था। फिर आता है हमारा दशरथ के बाद जो उत्तराधिकारी है वो है हमारा संप्रीति, और संप्रीति को दशरथ का पुत्र कहा जाता है। अगला उत्तराधिकारी आता है हमारा सालीशुल्क, और फिर राजा बनता है देवर्धन, और जो नौवां राजा बनता है वो है शतधनुष, जो देवर्धन का पुत्र था। और मौर्य वंश का जो सबसे अंतिम शासक है वो है वृहदर्थ, और वृहदर्थ को पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी थी, वह शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो ये जो उत्तराधिकारी हैं, अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हैं, इनका जो क्रम है ये क्रम पुराणों के अनुसार है। और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दिव्यवदान, और दिव्यवदान में अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं इनका क्रम दूसरे तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य जो साम्राज्य था, जो हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा है, तो मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण हैं। पहला जो पतन का कारण बताया जाता है वो है अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, मतलब अशोक के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो योग्य हो या जो अपने दुश्मनों से मतलब युद्ध लड़ सके। दूसरा आता है, दूसरा कारण था प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, मतलब अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य सबसे ज्यादा विस्तृत था। तो जब अयोग्य शासक आए थे तो वो अयोग्य शासकों से जो मौर्य साम्राज्य था वो संभाला नहीं गया था, और जो शत्रु थे वो धीरे धीरे मौर्य वंश को अपने अधिकार में ले रहे थे। तीसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय चेतना का अभाव, मतलब कि जो उत्तराधिकारी थे अशोक के बाद उनमें जो राष्ट्रीय चेतना थी, उनका राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। चौथा पॉइंट आता है आर्थिक तथा सांस्कृतिक एवं समानताएं। पांचवा पॉइंट आता है प्रांतीय शासकों के अत्याचार, मतलब जो मौर्य शासकों के उत्तरे वो थे शत्रु थे, उनके दिन प्रतिदिन मौर्य शासकों के साथ युद्ध हो रहे थे और वो मौर्य शासकों के साथ अत्याचार कर रहे थे। छठा पॉइंट आता है हमारा करों की अधिकता का होना, मतलब मौर्य शासन में बहुत सारे कर लगाए गए थे। सातवां पॉइंट आता है हमारा अशोक की अहिंसावादी नीति, मतलब अशोक ने जब 261 बीसी में जब कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी, वह बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके बाद अशोक ने अहिंसा का भी मतलब अहिंसा की नीति भी अपनाई थी। तो अहिंसा की नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बनी थी। आठवां पॉइंट आता है हमारा अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, मतलब अशोक जो था वो ब्राह्मणों के विरुद्ध था। तो ये थे हमारे मेन जो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण है, परंतु जो मेन कारण बताया जाता है वो है
वो है कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो अशोक की तरह योग्य नहीं थे, और यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे, जब मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और एक नए वंश की स्थापना की गई थी जो था शुंग वंश। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे मौर्य साम्राज्य की अंतिम वीडियो, जिसमें आज हमने हमारा जो मौर्य साम्राज्य चल रहा था उसको समाप्त किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुंग वंश है उससे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।